नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इतिहास को अमूमन लोग बड़ा रूखा विषय मानते हैं, होता भी है, लेकिन अगर आप उसको दिलचस्पी के साथ देखें और थोड़ा उसको समझने की कोशिश करें तो इतिहास अक्सर बड़ा रोचक विषय होता है। इतिहास के साथ एक बात और है, इतिहास के संबंध में एक मुहावरा भी है कि इतिहास अक्सर खुद को दोहराता है। उसकी वजह ये होती है कि इतिहास में जो घटनाएं घटती हैं वही घटनाएं कई बार 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 घटती हैं। उसकी वजह शायद ये हो कि मनुष्य जो है वो 14 मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है, इसीलिए वो बार बार वही काम करता है और बार बार उसी तरीके से सफल या असफल होता है। इसीलिए शायद कहावत बनी होगी कि इतिहास खुद को दोहराता है। और एक कहावत और है, वो एक कहावत है कि योजना बनाते समय चीज़ों को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन जब आप उस योजना को मूर्त रूप देने की कोशिश करते हैं तो कई बार अक्सर होता है कि आप फेल कर जाते हैं। उसकी वजह शायद ये होगी कि योजना बनाते समय उन अनदेखी विपत्तियों के बारे में आदमी नहीं सोच पाता है जो आ सकती हैं, और जब वो किसी योजना को मूर्त रूप देने लगता है तो वो विपत्तियां सामने आती हैं। अगर वो अक्सर ऐसा होता है कि उन विपत्तियों से व्यक्ति या समाज लड़ नहीं पाता और वो योजना फेल हो जाती है। जब अगर वो अक्सर उन विपत्तियों से लड़ के जीत जाता है तो वो इतिहास बना देता है, अगर नहीं जीत पाता तो वो इतिहास के गर्त में चला जाता है। अब आ जाइए, मैं आपको एक इतिहास की ऐसी कहानी बताता हूँ जो आप सबको पता होगी कमोबेश, लेकिन फिर भी इन दोनों कहावतों को चरितार्थ करने के लिए कहानी बहुत अच्छी है, तो मैंने सोचा अब आपको सुना दूँ। बात मुगलों के ज़माने की है। मुगल सत्ता पूरी तरीके से अपने चरम पर थी और औरंगज़ेब शासन कर रहा था। औरंगज़ेब एक नो डाउट हठी और थोड़ा सा धर्मांध शासक था, ये फैक्ट है। वो एक अलग बात है कि उसके शासन के कई पहलू थे। बहरहाल बात अभी हो चुकी एक अलग कहानी, वो फिर कभी बताऊंगा। बात यह है कि औरंगज़ेब का शासन चल रहा था। उस शासन में दो कमियां थी। एक कमी तो ये थी कि उसके शासन के अंतिम समय में भारत की खेती जो थी वो नष्ट होने लगी थी, खराब होने लगी थी। और दूसरा शासन ये था कि जो उसकी जो थोड़ा सा धार्मिक नीति थी उससे और धर्मों के लोग परेशान होने लगे थे। इन्हीं दोनों चीज़ों से लड़ने के लिए तमाम लोग उठ खड़े हुए उस जमाने में। औरंगज़ेब के शासन के अंतिम दिनों में उसमें एक गोकुल जाट था और भी तमाम थे, जाट थे और क्या सबब थे। और उसी सिलसिले में दक्षिण भारत में श्रीमती शिवाजी भोंसले भी उसमें खड़े हुए। शिवाजी भोंसले ने एक पृथक और औरंगज़ेब को समाप्त करके, मुगल शासन को समाप्त करके एक पृथक हिंदू राष्ट्र की संकल्पना की। नो डाउट वो एक अच्छी संकल्पना थी और उसके पीछे एक राजनीतिक कारण ये था कि जितने भी मुगलों के शासन काल में तमाम उधर राजपूताना था और तमाम ऐसे राज्य थे, उधर बुंदेला राज्य था और तमाम ऐसे राज्य थे जो मूलतः हिंदू राज्य ही थे। तो श्रीमंत शिवाजी भोंसले की संकल्पना ये भी थी कि उन हिंदू राजाओं का सहयोग भी उनको मिलेगा। इसलिए उन्होंने मुगलों के खिलाफ पृथक हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को बढ़ावा दिया और उसके साथ मतलब उनकी जो नीतियां थी उसमें एक नीति ये भी थी। बहरहाल नक्शल में शिवाजी काफ़ी सफल रहे और 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद, चूंकि औरंगज़ेब एक बहुत ही चतुर सम्राट था और राजनीतिज्ञ तो था ही, वो उस आसन्न खतरे को भांप गया जो शिवाजी और उनकी संतानों के रूप में सामने आने वाला था। बहरहाल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई, उनके पुत्र संभाजी राजे सम्राट बने और इधर औरंगज़ेब ने इस खतरे को समूल रूप से नष्ट करने के लिए दिल्ली छोड़ करके और आकर के औरंगाबाद में बस गया और वहाँ से उसने मराठा साम्राज्य के खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ी। 1707 में औरंगज़ेब की भी मृत्यु हो गई और मराठों शिवाजी के जो तब तक के वंशज थे उन्होंने औरंगज़ेब को खासी शिकस्त दी। बहरहाल कुल मिलाकर के वो मामला आर पार का नहीं हो पाया। इधर मराठे भी बने रहे और उधर औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई। मरने के पहले औरंगज़ेब ने मराठा साम्राज्य को काफ़ी कुछ ध्वस्त कर दिया था और संभाजी के लड़के शाहू को उसने अपनी कैद में ले लिया था, जिसको लेकर के वो चला गया। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जो उनका लड़का बादशाह बना उसने शाहू जी को छोड़ दिया और कहा कि आप जाइए अपना मराठा साम्राज्य संभालिए। शाहू जी दक्षिण भारत आए और उन्होंने अपना साम्राज्य संभाला। कालांतर में
उनके जो बाकी वंश परिवारी जन मराठा साम्राज्य पर काबिज थे, मसलन उनकी चाची ताराबाई और ये सब लोग, उनके साथ उनका संघर्ष हुआ और शिवाजी का साम्राज्य जो था वो दो हिस्सों में बढ़ गया, एक में कोल्हापुर और एक सतारा, ये हुआ। शाहू जी ने अपना पेशवा यानी प्रधानमंत्री, अपना पेशवा बनाया और पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री, और वहाँ से पेशवा पद भी जो था वो वंशानुगत हो गया, जैसे उस जमाने में परंपरा थी। उनके पहले पेशवा के बाद जो पेशवा में जो प्रोमिनेंट हुए वो थे बाजीराव, जिनके बारे में लोगों ने फिल्म भी देखी है। वो निश्चित रूप से बहुत ही काबिल और योद्धा थे और उन्होंने मराठा साम्राज्य को पहली बार दक्षिण से उत्तर भारत तक पहुंचा दिया और एक तरीके से मुगल बादशाह भी उनके अधीन हो गया, ख़त्म नहीं हुआ, अधीन हो गया। यहीं से इतिहास में वो पॉइंट आया जो नहीं आना चाहिए था। अगर नहीं आया होता तो शायद स्थिति दूसरी होती। बहरहाल आ गया, उसको कोई क्या कर सकता है। कि बाजीराव के 4 लड़के हुए और उसके बाद की जो पेशवा वंशावली चली उसने दो एक तरीके से, ये चाह के तो कोई नहीं गलती करता है, बहरहाल ऐसा हुआ जो उस जमाने का चलन था। बाद के दिनों में बाजीराव के 4 लड़कों में वंशानुगत लड़ाई चली जो मैं अभी बताऊंगा। और दूसरा काम उधर ये हुआ कि पेशवा बाजीराव के मृत्यु तक यानी 1740 तक जो और दूसरी शक्तियां भारत पे काबिज होना चाहती थी वो भी प्रोमिनेंट हो गई, मसलन अंग्रेज प्रोमिनेंट हो गए, डच प्रोमिनेंट हो गए और सारे के सारे लोग प्रोमिनेंट हो गए और उनको रोकने में मुगल बादशाह असमर्थ हो गया। अब इसको ऐसे समझिए कि पहले पेशवा की लड़ाई केवल मुगल बादशाह से थी, लेकिन 1740 में जब उनका सबसे होनहार और कुशाग्र योद्धा बाजीराव समाप्त हुआ, उस समय हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए और ताकतें जो थी वो प्रोमिनेंट हो चुकी थी। जो पेशवा की योजना रही होगी हिंदू राष्ट्र बनाने की, वो या जो संकल्पना पेशवा ने महाराजा शिवाजी भोंसले से ग्रहण की थी, उस संकल्पना में ये बात कही नहीं थी कि और भी जो प्रोमिनेंट शक्तियां होगी उनसे भी हमको लड़ना पड़ेगा। दूसरी एक जो चीज़ इतिहास हमको बताती है, जैसा हुआ उस कि शाहू जी ने अपने अंत समय तक मराठा जो एक तरीके से साम्राज्य था एक लूज कन्फेडरेसी में बदल गया था, जिसमें गायकवाड़ थे, होलकर थे, भोंसले थे और क्या नाम है आपकी ये सब पांच और सिंधिया थे। ये 5 लोग थे जिनकी अपने अपने अलग अलग साम्राज्य थे। इस कॉन्फेडरेसी के साथ मराठा साम्राज्य जो था वो चल रहा था और प्लस उनको सबको ऊपर गवर्न करने के लिए पेशवा था, जो कालांतर में पेशवा के वंश में भी लड़ाई शुरू हो गई और पेशवा जो बाजीराव पेशवा थे उनकी जो 4 संतानें थी, उन 4 संतानों ने ही में भी पेशवा पद को लेकर के लगातार घमासान मचता रहा। अब हुआ ये कि अब इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए तो फायदा होगा कि बाजीराव के बाद जो उनके बालाजी बाजीराव आए, पेशवा उनके लड़के जो आए, उन्होंने एक काम और किया। उन्होंने ये किया कि कई वजहों से उन्होंने शिवाजी के वंश को एकदम सीमित करके और एकदम से निष्क्रिय कर दिया। वो केवल नाम मार के राजा रह गए, असली शक्ति पेशवाओं में आ गई जो आपस में वंशानुगत लड़ाई लड़ रहे थे। और उनकी इस लड़ाई का बहुत फायदा अंग्रेजों ने उठाया और इस लड़ाई का नतीजा बहुत लंबा मैं नहीं जाऊंगा, जो लोग जानना चाहते हैं इतिहास को पढ़ सकते हैं। उनकी इस लड़ाई का फायदा अंग्रेजों ने उठाया क्योंकि कालांतर में हुआ ये कि एक तो उस पूरे साम्राज्य को एकीकृत करने के लिए जो छत्रपति शिवाजी का वंश था वो निष्प्रभावी हो चुका था और दूसरी चीज़ पेशवा जो थे वो 2 स्थितियों से जूझ रहे थे। एक तो एक उनकी अपनी आपसी वंशानुगत लड़ाई और दूसरी उनकी लड़ाई ये कि जो साम्राज्य लिप्सा में उन्होंने जो बाकी हिंदू राजा थे, चाहे राजपूताना के थे चाहे और भी तमाम थे, उनके साथ भी उनकी लड़ाई शुरू हो गई। तो वो कुल मिला करके जो एक हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना थी वो तो पीछे चली गई और एक तरीके से साम्राज्य की लड़ाई शुरू हो गई। अब जाहिर सी बात है जब साम्राज्य की लड़ाई शुरू हो गई थी बिना किसी संकल्पना के, तो अब उसमें बाकी शक्तियां भी उन्होंने अपने भी योगदान दिया और अंग्रेज जो थे वो बहुत ज़्यादा चतुर और कुशाग्र राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने मराठों की और हिंदुओं की लड़ाई का फ़ायदा उठाया और प्लस जो पेशवा के वंशजों में आपस में लड़ाई हो रही थी उसका भी फ़ायदा उठाया और कालांतर में उसका फ़ायदा उठा करके पहले उन्होंने पेशवा के वंश को 2 हिस्से में तोड़ा। पहले उन्होंने एक पेशवा के वंश की जो आपसी लड़ाई थी उसमें एक जो पेशवा थे अमृतराव, उनको हरा करके पूना से बाहर भेजा और आखिर में उन्होंने जो आखिरी पेशवा थे उनको हरा करके 1820 में बिठूर रवाना किया। ये एक पूरी लड़ाई हुई जिसमें
पूरी संकल्पना के साथ, जो पृथक हिंदू राष्ट्र बनाने की जो संकल्पना थी, जो शिवाजी राजे ने की थी और उसमें अपनी हद तक सफल रहे, वो अलग बात है कि असमय कालग्रस्त हो जाने के बाद और कई वजहों से उनकी वो संकल्पना साकार रूप नहीं ले पाई। और दूसरी बात यह है कि मराठों ने भी उस संकल्पना से कालांतर में परहेज किया और वो उस संकल्पना को मूर्त रूप देने के बजाय केवल साम्राज्य लिप्सा में लड़ने लगे। जाहिर सी बात है, जैसा मैं कह चुका हूँ, जब साम्राज्य लिप्सा में आप लड़ रहे हैं तो जो आपसे आगे बढ़ेगा वही सफल होगा। अंग्रेजों ने ही किया, उन्होंने पेशवा को वंश की लड़ाई में हराया और बाद में कालांतर में उनको उस वंश को भी लड़ाई में 2 टुकड़े में बांट करके पहले उन्होंने अमृतराव को हटाया, फिर बाद में उन्होंने आखिरी पेशवा को हटा दिया। इस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा जो पेशवा का जो साम्राज्य था उसको उन्होंने तोड़ करके बिखेर दिया और अंततः उसके बाद की कहानी सभी जानते हैं कि वो हावी हो गए। तो जो मैंने आपको बताया कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो यही है कि एक बार मतलब जो हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना है उसको मूर्त रूप देने की कोशिश पेशवा ने भी की थी। नो डाउट संकल्पना अपने आप में संकल्पनाएं बहुत सी बनती हैं, ये भी एक संकल्पना है, उसको भी उस समय भी उन लोगों ने मूर्त रूप देने की कोशिश की, लेकिन 2 वजहों से मूर्त रूप नहीं दे पाए। एक तो उनकी पारिवारिक फूट और दूसरे ये है कि इस चीज़ को एक संकल्पना पे टिके रहने के बजाय उसको साम्राज्य की लड़ाई में कन्वर्ट कर देना। और उससे भी बड़ी बात कि शिवाजी के वंश को, जो उस संकल्पना का प्रेरक था, शिवाजी के वंश को पीछे करके और अगर साम्राज्य बन जाता है तो उस साम्राज्य को बनाने का श्रेय खुद लेने का जो पेशवाओं ने जो अतिरिक्त चतुराई दिखाई, उस चतुराई से उनका समूल नाश हो गया और बहरहाल भारत का जो इतिहास था वो अपनी अलग दिशा में बढ़ गया। ये एक पूरी सच्ची कहानी, मतलब एक कहानी है, इतिहास की एक धारा है, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको और भी तमाम उससे बहुत सी चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी अगर आप लोग पढ़ेंगे। ख़ास तौर से जो मैं कह रहा हूँ कि जो मराठा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य के इतिहास को 2 हिस्सों में समझने की ज़रूरत है। आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। मराठा साम्राज्य के जो है वो कुल मिला के करीब 120 साल चला हुआ साम्राज्य, लेकिन इस साम्राज्य के 2 हिस्से थे, पहला शिवाजी और उनके वंशज और दूसरे उनके वंशजों को निष्प्रभावी करके पेशवा का साम्राज्य। 2 साम्राज्यों को जब आप पढ़ेंगे पेशवा मराठा साम्राज्य के, तो आप समझ जाएंगे क्यों मराठा साम्राज्य और पेशवा जो थे वो हिंदू साम्राज्य की संकल्पना को मूर्त रूप नहीं दे पाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको और भी ऐसी इतिहास की दिलचस्प जानकारियाँ देता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।